नमस्कार। हाउसवाइफ स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन द्वारा लिखी गई कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी का नाम है कहानी खत्म हो गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। छी छी, फिर वे भूली हुई बातें ना जाने कहाँ से जीवित हो उठी। वही मुस्कुराना, छिपना और आंखें। मैं तेजी से भाग आया, सीधा ऊपर जा दरवाजे बंद कर अपने शयनागार में आ पड़ा, एक आहत हिरन की भांति जिसे अभी अभी शिकारी ने तीर मारा हो। उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, सिर दर्द का बहाना करके पड़ा रहा। सुषमा की परेशानी ने मुझे और भी पागल बना दिया। कभी यूडिक्लोन सिर पर डालती, कभी नर्म नर्म हथेलियों से सिर दबाती, कभी बाल सहलाती, कभी डॉक्टर बुलाने का आग्रह करती। मुझ बेईमान पाखंडी मक्कार के लिए वह उस एक ही दिन में आधी रह गई। मैंने जलती हुई आंखों से मिसेस शर्मा की ओर देखा और कहा, कहिए कहिए, अभी आपको सुषमा पर ईर्ष्या होती है, परंतु अभी जरा और ठहर जाइए। एकाएक मेरी आवाज मुर्दे की जैसी मरी हुई हो गई। खूब जोर लगाकर मैं कहने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं जमींदारी के जरूरी काम का बहाना करके इलाके पर चला गया। 6-7 दिन तक मैं घर नहीं लौटा। अब दाद दीजिए मेरे जानवरपन की, जबकि सुषमा की यह हालत थी। इस कदर नाजुक कोई उसे देखने वाला ना था। पहली ही डिलीवरी थी उसे, और नफ्स का गुलाम कहाँ किस हालत में फिर रहा था। मैं आपसे नहीं छिपाना चाहता कि मुझे ना खाना भाता था, ना नींद भाती थी, ना दिन में चैन पड़ता था, ना रात को कल पड़ती थी। वही शैतान आंखें, वही मुंह छिपाकर मुस्कुराना, वही गहरे गुलाबी गाल कमबख्त ना जाने कहाँ से उभरे चले आते थे मेरी बदनसीब नजरों में, जैसे मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद में उन आंखों का खेत उगाया था। उस चितवन की, उस मुस्कान की रिमझिम बरसात हो रही थी। जी हाँ, एक क्षण को भी मैं उसे ना भूल सका। एक क्षण को भी मैंने सुषमा को याद नहीं किया। एक क्षण को भी मैंने उसकी असहाय अवस्था पर गौर नहीं किया। अंत में मैंने अपने आप को धिक्कारा। मन में पक्का इरादा किया, उस शैतान को मैं गांव से निकाल दूंगा, एक क्षण भी ना रहने दूंगा। 7वें दिन मैं घर लौटा। अभी दहलीज पार करके मैं सुषमा के कमरे में जा ही रहा था कि देखता क्या हूं, सामने से वह आ रही है। मुझे देखकर वह ठिठक रही। निकट आने पर उसने मुस्कुराकर और हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार किया। फिर वह मुस्कुराती हुई चली गई। अजी मुस्कुराती हुई नहीं, मेरे मन में छिपी समूची वासना का सांगोपांग विवरण पढ़ती हुई। वह गहरे लाल रंग का लहंगा और उस पर चिलकेदार दुपट्टा पहने हुई थी। भाड़ में जाए यह। गुस्से से होठ चबाता हुआ मैं सुषमा के कमरे में पहुंचा। कल ही से उसे ज्वर था। मुझे देख वह मुस्कुराई और मैं उसकी जलती हुई हथेलियों को मुट्ठी में दबाए देर तक चुपचाप बैठा रहा। कुछ बोलने की ताब ही नहीं रही। सुषमा ही बोली। उसने कहा, गुमसुम क्यों हो? कुछ नहीं, बहुत थक गया हूँ, बहुत दौड़ धूप करनी पड़ी है। सुषमा मुझे देखकर परेशान हो रही थी। सुषमा एकदम व्यस्त हो उठी। वह लेटी ना रह सकी। उसने अधीर स्वर में कहा, मुंह कैसा सूख गया है, बिस्तर लगवाती हूँ, जरा सो रहो। उसने आवाज़ दी, अरे, और वह आ खड़ी हुई। मैंने उसकी ओर नहीं देखा। सुषमा ने कहा, जरा झटपट भैया के लिए बिस्तर तो लगा दे, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बहुत नानू की। वहाँ सुषमा के सामने मैं अपनी दुर्बलता प्रकट नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ही है तो मैं ऊपर अपने कमरे में सो जाऊंगा, मगर तुम आराम करो, तुम्हें ज्वर है। पर उस साध्वी पति प्राणा को अपने ज्वर की क्या चिंता थी? क्या उसे उस पाखंडी के मन का भी हाल मालूम था? उसने कहा, तो जा बहन, ऊपर ही जाकर बिस्तर लगा दे। मेरा निषेध सुषमा ने माना नहीं।
उसे भेज दिया। मैं जड़ बना वहीं बैठा रहा। वह लौट कर आई। उसी तरह मुस्कुराकर उसने कहा, भैया जी का बिछौना बिछा दिया है। भैया जी, यह शब्द जैसे बंदूक की गोली की भांति मेरे मस्तिष्क में घुस गया। लेकिन मुझे तो गांव की सभी लड़कियां भैया जी ही कहती हैं। वही गांव का प्राचीन पारिवारिक संबंध। परंतु इस समय तो यह शब्द मेरे मुंह पर एक तमाचा था। मैं वहां ना ठहर सका। तेजी से उठकर ऊपर अपने कमरे में बिस्तर पर आ पड़ा। कमरे की चटकनी भीतर से चढ़ा ली। क्यों, मैं नहीं कह सकता। बहुत देर तक मैं सोता रहा। जब उठा तो शाम हो चुकी थी। उठकर मैं सीधा सुषमा के पास आ बैठा। क्षण भर बाद ही वह चाय लेकर आ गई। चाय टेबल पर रखकर चली गई। सुषमा जानती थी कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, खासकर चाय का। पर यह बात तो क्या यह भी जानती है? उसके जाने के बाद मैंने सुषमा से कहा, क्या इसे तुमने नौकर रख लिया? उसने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे अकेली और बीमार देखा तो आप ही मेरे पास आ गई। तभी से घर के काम काज में जुटी है। तुम्हारे जाने के बाद से रोज ही दिन भर यहीं रहती है। कितना सहारा मिला है, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम्हारे ऊपर जाने के बाद ही मैंने इससे कह दिया था कि तुम चाय का इंतजार नहीं कर सकते। चाय तैयार कर देना। सब बातें मुझसे पूछकर यह ना जाने कब से बैठी इंतजार कर रही थी। सुषमा हंस दी और मैंने मन का उद्वेग छिपाने को एक बिस्कुट समूचा ही मुंह में ठूंस लिया। अब मेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने में देर ना थी। मुझे सुषमा शीघ्र ही कुसुम कोमल पुत्र देगी, जो हम दोनों के प्रेम का जीता जागता प्रमाण होगा। अब मुझे इस शैतानी विचार को मन में नहीं लाना चाहिए। फिर मेरा अपना चरित्र है, प्रतिष्ठा है, उसका भी तो मुझे ख्याल रखना चाहिए। जैसे मेरे भीतर एक नए बल का संचार हुआ। मेरे ओंठों पर हंसी खेल गई। मैंने बड़े आनंद से चाय का एक प्याला अपने हाथ से बनाकर सुषमा को दिया। सुषमा आनंद से विभोर हो गई। कुछ तो अपनी अस्वस्थता के कारण और कुछ मुझे अस्त व्यस्त देखकर वह बहुत परेशान हो गई थी। अब मेरे हाथ से प्याला लेकर वह खुश हो गई। उसने कहा, अब तो कुछ ही दिनों की बात है। उसकी आंखें हंस रही थीं और मैं आनंद सागर में गोते लगा रहा था। अपनी मूर्खता पर मैं मन ही मन हंसने लगा। चुड़ैल कहीं की, धत। सुषमा ने कहा, जाओ जरा घूम आओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। खाओगे क्या? मिसरानी से कह दो। मैंने कहा, सुषमा, आज तो मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, जो चाहे बनवा लो, लेकिन उठना नहीं, तुम्हें ज्वर है, जरा शरीर का ध्यान रखो। स्त्रियां कितनी भावुक और कोमल होती हैं। मेरी इतनी ही सी बात पर सुषमा गदगद हो गई और मैं अपने को 30 मार खां समझने लगा। अपनी समझ में तो मैंने मन का सारा ही मैल ढो डाला था। अब तो दिल में कहीं किसी कोने में भी न वह हंसी थी न वो चितवन था। इसे कहते हैं मार पर विजय। मदन दहन शिव ने इसी भांति किया था। बुद्ध ने भी मार पर इसी भांति विजय पाई थी। मैं कपड़े बदलकर ज्यों ही सीढ़ियों से उतरा, देखता क्या हूं, वह सुषमा के लिए एक कटोरा दूध लेकर उसके कमरे में जा रही है। मैंने मन में कहा, इसकी ओर देखना ही ना चाहिए। मैं आंखें नीचे किए 10 कदम आगे बढ़ गया। वह भी उसी भांति आंखें नीचे किए आगे बढ़ गई। लेकिन ना जाने क्यों मैंने ठिठक कर मुंह फेर कर उसकी ओर देखा। छी छी, वह भी मुंह पीछे करके मुझे देख रही थी। मुझे उचट कर देखते देखते वह चल दी। मुझसे मेरा शरीर गुस्से में कांपने लगा और मैं तीर की भांति वहां से बाहर निकल गया। कमांडर भारद्वाज जब्त ना कर सके, ठठा कर हंस पड़े। बोले, यह गुस्सा किस पर था, उस पर या अपने आप पर? क्षण भर को सभी के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई, पर मिसेस शर्मा बहुत गंभीर थी। मेरे ऊपर घड़ों पानी गिर गया। मेरी वाड़ी रुक गई। बहुत देर तक कोई न बोला। मेजर वर्मा एकाएक बहुत उत्तेजित हो उठे। वे कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए।
हाथ की सिगरेट फेंक दी और तेज नजर से मेरी ओर ताकने लगे। मैं समझ गया, मेजर वर्मा कहानी के दूसरे छोर तक पहुंच चुके हैं और अब उनके मस्तिष्क में वह तरबूज। मेरे होंठ नीले पड़ गए और आंखें पथरा गईं। मैंने एक असहाय मूक पशु की भांति, जिसकी गर्दन पर छुरी चल गई हो, करुण कातर दृष्टि से मेजर वर्मा की ओर देखा। मिसेस शर्मा घबरा गईं। उन्होंने कहा, आपकी तबीयत तो एकदम बहुत खराब हो गई है चौधरी साहब। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ प्रकृतिस्थ होते हुए मैंने कहा। मेजर वर्मा चुपचाप कुर्सी पर बैठकर मेरी ओर ताकते रहे। मरे हुए स्वर में मैंने कहा, मेजर, सारी बातें मैं न बता सकूंगा, आप और ये सब सज्जन मुझे क्षमा करें। डिलीवरी के खटपट में मैं फंस गया। सुषमा बहुत बीमार हो गई थी, उसे मसूरी ले जाना पड़ा। पुत्र जन्म का उत्सव धूमधाम शोरगुल बाजे गाजे से हुआ। ये सब बातें क्या कहूँ। 4-5 महीने इन सब बातों को बीत गए। एक दिन शाम को जब मैं घूमकर लौट रहा था, गांव की जनशून्य राह पर मैंने देखा चादर में लिपटा हुआ कोई खड़ा है। वही थी और मेरी ही प्रतीक्षा में खड़ी थी। निकट पहुंचने पर उसने कहा, बड़ी देर से खड़ी हूँ, जरा उधर चलिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सच पूछिए तो मैं अब उससे सचमुच ही कतराने लगा था। वह नशा तो काफुर हो चुका था और इधर महीनों से उससे मुलाकात ही नहीं हुई थी। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मुझे एकांत में उससे बात करते कोई देख ले, पर मैं उसका अनुरोध न टाल सका। मैंने कहा, क्या बहुत ज़रूरी बात है? उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, जी हाँ। और जब हम रास्ते से हटकर उस बड़े बरगद की छां में गए, तब चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। उसने एक ही वाक्य में वह बात कह दी। सुनकर मैं ठंडा पड़ गया। मेरे मुंह से बात ना निकली। बहुत देर तक वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। फिर उसने धीरे से कहा, आपको मैं ना किसी झंझट में डालना चाहती हूँ, ना आप पर मैं कोई बोझ लादना चाहती हूँ। सब कुछ मैं स्वयं भुगत लूँगी, परंतु पिताजी का देहांत हो चुका। मेरा अब पृथ्वी पर कोई नहीं है। आप गांव के राजा हैं, रियाया के माई बाप हैं। मैं और किसी अधिकार की बात नहीं कहती। किसी बदनामी के भय से आप डरे नहीं। मर जाऊंगी पर आपका नाम न लूंगी। परंतु मैं औरत हूँ, मेरा कोई हमदर्द नहीं। आप ही अब मुझे राह बताइए। मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। समझ रहा था कि वह औरत मुझे कितना कायर समझ रही है। यह कुछ झूठ भी ना था। मैंने अंत में कहा, मुझसे तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आखिर मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, तुम्हें यह सोचना चाहिए। सोचकर ही तो कह रही हूँ। क्या तुम कुछ रुपया पैसा चाहती हो? नहीं। तब क्या चाहती हो? अपनी इज्जत बचाना। आप राजा रईस हैं, मैं गरीब अनाथ विधवा राण स्त्री हूँ। जिस परिस्थिति में मैं फंस गई हूँ, उसके लिए मैं अकेले आपको जिम्मेवार नहीं ठहरा सकती। दुर्बलता मेरी भी थी। फिर मैं तुच्छ स्त्री हूँ। सभी भोग में मैं ही भोग लूँगी, पर इज्जत आबरू मेरी भी है। मेरे पिता आपके एक ईमानदार सेवक थे। मैं आपके गांव की बेटी हूँ। मेरी बदनामी गांव की बदनामी है, वह मैं न होने दूंगी। इसमें आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन कैसी मदद? रुपया पैसा तो तुम चाहती ही नहीं, फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं रुपया पैसा नहीं मांगती। तब मैं क्या करूँ? गांव के किसी इज्जतदार गरीब ठाकुर से मेरा ब्याह करा दीजिए। इज्जतदार ठाकुर क्यों ब्याह करने को राजी होगा? आप कहेंगे तो होगा। मेरा सहारा हो जाएगा, मेरा कलंक ढका रह जाएगा और मैं अपनी सेवा से उसे प्रसन्न कर लूँगी। अब आप मेरे दिल की बात सुन लीजिए। मेरी आंखों में अब मेरे पुत्र का निर्मल हास्य खेल रहा था। सुषमा प्रसव के बाद मसूरी से लौटने पर अधिक आकर्षक हो गई थी। मैं अपनी लंपट वृत्ति पर खींच रहा था और अब वह आग तो सर्वथा बुझ चुकी थी, पर उससे जलकर जो फफोला पड़ गया था, वह इतना भारी जंजाल हो उठेगा यह मैंने कभी न सोचा था। और अब मुझे इस औरत में कोई दिलचस्पी न थी। इससे सब भांति पीछा छुड़ाने और भविष्य में अपने दाम्पत्य का पूरा आनंद लेने को मैं बेचैन था।
कुछ रुपए पैसे की बात होती तो मैं उसे दे देता, पर उसका ब्याह रचाना यह तो एक नया सिरदर्द था। अब भला मैं किससे कहूँ, कैसे कहूँ? सुनकर कोई क्या समझेगा, क्या कहेगा? इन्हीं सब बातों पर मैं देर तक विचार करता रहा। कुछ देर बाद मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने किसी आदमी को पसंद किया है? नहीं, पसंद नापसंद की बात ही नहीं है। मुझे आप काना, अंधा, बहरा, कोढ़ी, अपाहिज, बूढ़ा किसी के भी पल्ले बांध दीजिए, उज्र ना होगा। बस मेरी लाज ढकी रह जाए, मेरे पिता का कुल ना कलंकित हो। उस समय मैं उस एकांत में उससे अधिक बात करने को सर्वथा अनिच्छुक था। मैंने केवल टालने की दृष्टि से कह दिया, अच्छा देखूंगा। मैं चलने लगा। उसने कहा, जरा रुकिए, एक बात और है। क्या? वह कल गढ़ी में आकर सबके सामने कहूंगी, यहाँ कहना ठीक नहीं है। अच्छा, कहकर मैं चल दिया। दूसरे दिन पहर दिन चढ़े वह गढ़ी में आई। आकर सीधी कचहरी में जाकर दीवान जी के पास जा खड़ी हुई। उसने कहा, छोटे सरकार से अर्ज करने आई हूँ। दीवान जी उसे मेरे पास ले आए। धड़कते हृदय से मैं सोच रहा था, अब यह यहाँ किस लिए आई है, परंतु उसने एक साधारण रैयत की भांति अधीनता दिखाकर कहा, सरकार, मैं असहाय विधवा स्त्री हूँ। मेरे पिता ने मरते दम तक रियासत की ईमानदारी से सेवा की है। अब ना मेरे माँ बाप हैं, ना कोई हितु संबंधी। आप गांव के राजा हैं, इसी से मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरा दम घुट रहा था, पर मैंने मन पर काबू रखकर पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? सरकार, एक भैंस यदि मुझे खरीद दें तो उसका दूध घी बेचकर अपना भी पेट पाल लूंगी, सरकार का भी कर्जा चुका दूंगी। मैंने बिना किसी आपत्ति के उसे भैंस खरीदवा दी। वह कहती तो मैं उसे 2-4 हजार रुपए भी दे सकता था। मैं जानता था कि वह उसका अधिकार था, पर उसने तो मुझसे केवल वही मांगा था जो एक साधारण रैयत जमींदार से मांगती है। अब यह कैसे कहूँ कि उसकी यह मांग मेरी प्रतिष्ठा के लिए ही थी या उसकी प्रतिष्ठा के लिए? उसके बाद वह और 2-4 बार मुझसे एकांत में मिली और ब्याह की बात पर उसने जोर दिया। मैंने टाल टूल की और अंत में मैंने साफ इनकार कर दिया। उस दिन अकस्मात पुलिस दल बल सहित उसे लेकर गढ़ी में आ गई। मामला क्या है, इसे जानने के लिए उसके साथ बहुत लोगों की भीड़ थी। सब भांति भांति की बातें कर रहे थे। पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा भी था। चोट के निशान उसके मुंह और शरीर पर थे। उसके वस्त्र जगह जगह से फट गए थे, बाल उसके बिखरे थे और चेहरे पर मुर्दानी छाई थी। आंखें उसकी फटी फटी सी हो रही थी। शरीर में जगह जगह खून लगा था, ओठों से भी खून बह रहा था। पुलिस का अफसर सुशिक्षित तरुण था। वह मुझे जानता था, कहना चाहिए मेरा मित्र था। पुलिस ने एक औरत के साथ मारपीट की है मेरे गांव में आकर। यह बात जानकर गुस्से से मैं पागल हो गया था। मेजर वर्मा उस दिन वहीं थे। गुस्सा इन्हें भी बहुत हुआ। हम लोगों ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने कहा, उसने क्या जुर्म किया है, क्या नहीं, इसकी बात मैं नहीं कहता, पर आपको इसे मारने पीटने का कोई अधिकार न था। पुलिस अफसर ने शांतिपूर्वक मेरा और मेजर साहब का गुस्सा सहन किया। फिर उसने कहा, चौधरी साहब, मुझे आपसे एकांत में कुछ कहना है। यदि गांव आपका ना होता तो मैं यहाँ आता भी नहीं, इसे थाने में ले जाता, पर आपका मुझे बहुत लिहाज था, इसीलिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ इसको। मैंने कहा, आखिर मामला क्या है? आप जरा दूसरे कमरे में चलिए। मैं, मेजर वर्मा, वह पुलिस अफसर दूसरे कमरे में चले आए। अफसर के कहने से मैंने भीतर से चटकनी चढ़ा दी। किसी अज्ञात भय से मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं एक टक पुलिस अफसर के मुंह की तरफ देखने लगा और तब उसने तरबूज की मिसाल दी और मैं अब बयां नहीं कर सकता। मेजर वर्मा कहेंगे, इन्होंने वह सब देखा है। बेशक मैंने देखा था। ऐसा खौफनाक, दिल हिला देने वाला वाकया जिंदगी भर मैंने नहीं देखा था। कुछ ठहर कर मेजर वर्मा बोले,
अफसर ने मेरी तरफ देखकर, क्योंकि मैं ही ज्यादा गर्म हो रहा था, व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहा, जनाब, आप एक तरबूज लेकर उसे सिर से ऊपर उठाकर पटक दें तो कह सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा। उस नौजवान पुलिस अफसर की यह दिल लगी मुझे ना भाई। मैंने जरा गर्म लहजे में कहा, तरबूज फट जाएगा, लेकिन आपका मतलब क्या है? इस औरत ने क्या तरबूज की चोरी की है? जी नहीं, क्या किया है देखिए। उसने कांस्टेबल को संकेत किया और उसने हाथ में लटकते हुए झोले को जमीन पर उलट दिया। एक वजनी सी चीज धमाके के साथ जमीन पर गिरा गई। वह एक ताजा बच्चे की लाश थी। मिसेस शर्मा के मुंह से चीख निकल आई। भारद्वाज हाथ की सिगरेट फेंककर खड़े हो गए। दूसरे लोग भी अवाक रह गए। भारद्वाज ने कहा, क्या ताजा बच्चे की लाश? हॉरिबल, माय गॉड। लेकिन मेजर वर्मा ने आगे कहना जारी रखा, बच्चे को शायद पत्थर या किसी सख्त चीज पर पटका गया था, जिससे उसका सिर उसी तरह फट गया था जैसे ऊंचे से फेंक देने से तरबूज फट जाता है, और उसके भीतर से लाल लाल लहू। तौबा तौबा। मेजर वर्मा वाक्य पूरा किए बिना ही सिर पकड़कर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, पुलिस अफसर ने बताया कि यह औरत तस्लीम करती है कि पहले हमल गिराया गया, लेकिन बच्चा जिंदा पैदा हुआ। उसका गला घोंटकर मार डालने की चेष्टा की गई, पर बच्चा मरा नहीं। तब उसे चक्की के पत्थर पर सिर के बल पटक दिया गया। उससे उसका सिर फट गया। पुलिस ने बताया कि मार खाने पर ही इन सब बातों का पता इसने बताया है, पर बच्चा किसका है यह किसी हालत में बताती नहीं है। इसी से हम निरुपाय इसे यहाँ ले आए हैं। उसने चौधरी साहब से आग्रह किया था कि वह इस औरत से उस आदमी का पता पूछे और कानून की मदद करे। चौधरी तब बहुत परेशान हो उठे थे। इसका कारण मैं तब नहीं समझा था, अब समझा कि अब फिर मैं कहने लगा। कचहरी में मैं पागल की भांति चीख उठा कि उस बालक का पिता मैं था। जी हाँ, उस बालक का पिता मैं था। वह बच्चा मेरा था, वैसा ही जैसा सुषमा की गोद में हंस खेल रहा है। लेकिन मिसेस शर्मा भी एकदम उठ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, बस बस चौधरी साहब, अब खत्म कीजिए, और वह बिना कुछ कहे चल पड़ी। परंतु मैंने कहा, अब तो थोड़ी ही सी बात रह गई है। मेजर तो तुरंत वहां से चल दिए थे। मेरे लिए मामला रफा दफा करना लाजमी हो गया था। पुलिस को विदा कर और अपराध का खोज पता मिटाकर उसे मैंने उसके घर भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद एक पड़ोसी के हाथ उसने भैंस मेरे पास भिजवा दी, और इसके कुछ ही देर बाद मुझे सूचना मिली कि वह मर गई। कहानी खत्म हो गई और सन्नाटा छा गया। चाय प्यालों में भरी हुई ठंडी हो गई थी, पर किसी ने उसे छुआ भी नहीं। एक एक करके चुपचाप सब लोग उठकर चल दिए। मुझे प्रतीत हुआ जैसे एक लानत की नजर मेरे ऊपर फेंक कर मैं खामोश बैठा था। मेरा सिर घूम रहा था। आंखों में उस झोले में से निकली हुई चीज और सुषमा की गोद में खेलता हंसता हुआ मेरा पुत्र, होठों से खून बहाती, फटे कपड़ों में लांछिता वह नारी, और गृहिणी गौरव मंडिता सुषमा, सब मूर्तियां जैसे घुल मिलकर मेरे चारों ओर तेजी से चक्कर काट रही थीं। भय और आवेश से मैं चिल्ला उठा। मुझे इतना ही होश है, मेजर वर्मा ने मुझे घसीट कर अपनी मोटर में डाला था। इसके बाद तो मैं बेहोश हो गया। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से विशेष अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए कि मैं आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती रहूं। नमस्कार।